नमस्कार दोस्तों, आज का मुद्दा हमारा न केवल पेड़ों का है न पौधों का है। आज का जो मुद्दा हम लेकर के आए हैं वो हमारी सांसों का है, वर्षा के जल का है, वन का है, पर्यावरण का है और हमारी आने वाली पीढ़ियों का है, क्योंकि यही हमारी लाइफलाइन है और इन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलता है और जीवन मिलता है। लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं ये मुद्दे पीछे हटते जा रहे हैं। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि क्या जनता जिस चीज़ के लिए चुनती है, स्वच्छ वायु के लिए, पर्यावरण के लिए और बारिश हो और सब कुछ हो, उसके लिए क्या वो अपेक्षाएं सरकार पूरी कर पा रही है? इन्हीं उम्मीदों के लिए और इन्हीं सवालों के जवाबों के साथ उनकी जवाबदेही के लिए आज हमारे विशेष कार्यक्रम जन अपेक्षाएं सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा द्विवेदी और आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए, सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए हमारे बीच में हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री, जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं, डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मुद्दा हम लेकर के आए हैं, जनरली जनता की अपेक्षा होती है या जिस भावना से वो वोट करती है, उस भावना से वो उम्मीद करती है कि सरकार उनकी उम्मीदों पे खरी उतरे। लेकिन उससे पहले कि हम आगे के सवालों को बढ़ें, हम आपके बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक ऐसा विषय चुना है। राजनीति में तो आप आए, लेकिन उससे पहले आप मेडिकल डॉक्टर हैं। आपने KGMU से MBBS किया है, तो कैसे लगा कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए? देखिए, ऐसा है, मैंने चिकित्सा की पढ़ाई KGMC से की और मेरा हमेशा से शुरू से ही मेरे माता पिता ने अपने जीवन में बहुत ईमानदारी, बहुत मेहनत से काम किया और मैंने भी उनसे ईमानदारी और सेवा भाव सीखा। और मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी सेवा के काम ज़्यादा किए और मरीज़ों की चिकित्सा भी की और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में मैंने बहुत कुछ सीखा और यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है और मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से। और उसके बाद मैंने मरीज़ों पे उसका इस्तेमाल किया जी। और इसके बाद मैंने यहाँ से मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद DNB भी किया है। ओके। जो कि पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है और वो भी किया फैमिली मेडिसिन में। ओके। लेकिन जैसे जब आपने मेडिकल की एजुकेशन ली, मेडिकल प्रैक्टिस की, फिर आपको वो कौन सा समय आया, ये लाइफ का कौन सा टर्निंग पॉइंट आया कि आपको लगा कि आपको राजनीति में जाकर के सेवा करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, मैं स्वयं तो राजनीति में कभी ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन परिवार में थोड़ा सा राजनीतिक माहौल रहा जी। हमारे फादर मदर दोनों राजनीति में रहे। आज़ादी सन 47 में स्वतंत्रता संग्राम में भी हमारे फादर साहब काफ़ी एक्टिव रहे अपने टाइम में, तो थोड़ा राजनीति का माहौल था। हालांकि मुझे तो ये कुछ आ ही गए, बस यही कहूँगा, एकदम से सेवा के उसमें कहा गया तो आ गए यहाँ पे। अच्छा, और काफ़ी समय से आप राजनीति में चल रहे हैं, तो राजनीति के सवालों के साथ साथ क्या आपको अभी भी मौका मिल जाता है कि आप पेशेंट्स देख लेते हैं कि फुल टाइम राजनीति? देखिए, ऐसा, अब मैं जब से मंत्री बना तब से मरीज़ अपने क्लिनिक पर नहीं देख पाता हूँ। उससे पहले तक मैं मरीज़ देखता था और अब मैं क्लिनिक पे नहीं जा पाता हूँ क्योंकि मुझे 2-3 दिन लखनऊ में निकल जाते हैं, 2 दिन कहीं दौरे पर निकल जाते हैं और बरेली 2-2.5 दिन ही रहने का इत्तेफाक होता है। उसमें भी लोग बहुत होते हैं, भीड़ बहुत होती है। फिर भी अगर कोई मेरे पास आ जाता है वहीं पे कि भाई मुझे ये तकलीफ़ देख लो, तो मुझसे दवाई आज भी लिख देता हूँ। कहीं रास्ता चलते भी कोई मुझे लिख दे, वो कहता था मुझे तकलीफ़ और कुछ लिख दो, तो मैं लिख देता हूँ आज भी। तो मैंने डॉक्टरी कम तो कर दी है लेकिन अभी छोड़ी नहीं। और मैं चाहता हूँ डॉक्टरी में जब तक जिस्म काम करेगा, दिमाग काम करेगा, डॉक्टरी नहीं छोड़ूंगा, कुछ ना कुछ काम करता रहूँगा, सेवा मरीजों की चिकित्सा के माध्यम से करता रहूँगा। लेकिन इत्तेफाक की बात ये भी देखिए कि आपको वो मंत्रालय मिला है जहाँ पे डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि भाई शुद्ध वायु मिले, शुद्ध पर्यावरण मिले और वन। तो आप जब से आपने इस डिपार्टमेंट को संभाला है, आपने क्या क्या योजना बनाई और क्या क्या तब्दीली करने की कोशिश की? देखिए, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम बिना भोजन के 13 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, बिना पानी के 3 दिन तक ज़िंदा रह लेंगे, लेकिन बिना ऑक्सीजन के 3 मिनट रहना मुश्किल पड़ जाएगा।
तो मैं समझता हूँ जीवन के लिए जो पहली चीज़ जब बच्चा पैदा होता है तो जो उसे मिलती है वो मिलती है एयर, और उसके अंदर होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी चीज़ है, और हमारा वन विभाग का काम ये है लोगों को अच्छी ऑक्सीजन दे, शुद्ध ऑक्सीजन दे, सफिशेंट मात्रा में ऑक्सीजन दे, और उसके लिए पेड़ लगाना सबसे इम्पोर्टेंट। मोदी जी भी हमारे हर जगह कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दुनिया वालों ज़रा सोचो कैसी दुनिया तुम अपने बच्चों को छोड़ के जाओगे। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके बहुत नुकसान है, और उसको रोकने का की वजह उसकी मतलब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है वो सनरेज जो आती हैं धरती पर पड़ती हैं और लौटती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उनको लौटने नहीं देता और वो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाती रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम करने से ग्लोबल टेम्परेचर कम होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कम करने का सबसे अच्छा नेचुरल तरीका है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। पेड़ ऐसी जगह लगाओ जहाँ सुरक्षित रहे और जहाँ उसकी पानी का इंतज़ाम हो, जहाँ नराई का इंतज़ाम हो। और तो मैं यही कहूँगा ऑक्सीजन के लिए सबसे अच्छा तरीका है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, और हमने उसी पे आगे काम बढ़ाया। एक सवाल, जैसे हमारे पास जब हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक में था तो हमारे पास काफ़ी बड़ा क्षेत्र वन क्षेत्र था, लेकिन उत्तराखंड अलग हो जाने की वजह से हमारा काफ़ी वन क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया। उसके बाद से हमारे वन क्षेत्र में कितना इजाफा हुआ है? देखिए ऐसा है, जब उत्तराखंड अलग हुआ तो हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र, मैं कहूँगा ज़्यादातर जंगल जो था वो उत्तराखंड में चला गया। हमारे पास बहुत थोड़ा जंगल बचा, और उसके बाद जंगल की कटान बहुत हुआ। ये योगी जी की सरकार है जिसमें पेड़ लगाने पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया। पिछली सरकारों ने पेड़ लगाने पे इतना ध्यान नहीं दिया जितना माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने ध्यान दिया है। और यही वजह है पिछले 9 साल के अंदर 242 करोड़ पेड़ लगे हैं, जबकि उससे पहले की सरकार के टाइम में 2 सरकारों के टाइम में बहुत थोड़े पेड़ लगे और इतने पेड़ नहीं लगे, और पेड़ों का कटान भी हुआ, जिसकी वजह से हमारा ग्रीन एरिया कम होता जा रहा था। जब से हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं तब से हमारा ग्रीन एरिया बढ़ा है। अभी हाल में ही एक फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट देहरादून ने तमाम देश का सर्वे किया कि पिछले कुछ सालों के अंदर ग्रीनरी कहाँ बढ़ी, तो इंडिया जो है, इंडिया के अंदर यूपी इज़ नंबर 2 जहाँ ग्रीन एरिया बढ़ा है, ग्रीन कवरेज बढ़ा है। और ये एरिया लगभग 4,38,000 एकड़ यूपी में ग्रीन एरिया बढ़ा है, जो कि देश के अंदर नंबर 2 है। नंबर 2 पे है। चलिए, जैसे कि हम जो पेड़ लगते हैं बारिश के सीज़न में, उसके बाद से फिर हम उसकी रक्षा के लिए भी हमें कहीं ना कहीं कोई योजना बना के रखनी पड़ती है। अभी आपने 28 पौधे हैं जो जिनको आपने विरासत पौधों में रखा हुआ है, वो योजना क्या है? देखिए, विरासत वृक्ष वो वृक्ष हैं जो कि हमारे विभिन्न शहरों में बहुत पुराने पेड़ हैं। मतलब आप कुछ जगह जाइए, पूछिए भाई ये पेड़ कब से है, बोले हमारे बाबा साहब देखते आ रहे थे इस पेड़ को। और अब विज्ञान इतना बढ़ गया है, वो पेड़ की उम्र भी बता देते हैं कि इस पेड़ की उम्र लगभग कितनी है। तो ऐसे पेड़ जो 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं, जैसे बनारस में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, गोरखपुर में और बहुत सी जगहों पे जो पेड़ काफ़ी पुराने 100 साल से ज़्यादा पेड़ थे, उन वृक्षों से हमने और वृक्ष तैयार किए। क्योंकि अब हर चीज़ पेड़ से पेड़ तैयार किया जा सकता है। कल्चर टेक्निक से हमने पेड़ तैयार किए और उनको प्रदेश के 12 ज़िलों में लगाए हैं कि भाई ये बनारस का पाकड़ का पेड़ है, ये इलाहाबाद का बरगद है, ये वहाँ का नीम है, ये वहाँ का बेल है। इस तरह के जो पुराने ख़ास तौर से वो पेड़ जो पूजनीय हैं, पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, हरिशंकरी भी बनवाई है हमने। लेकिन ये जो पुराने पेड़ हैं जो 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं, उनको विरासत वृक्षों का नाम दिया है और उन पेड़ों से पेड़ पैदा करके जगह जगह पे लगवाए हैं। ये बनारस का पाकड़ के पेड़, ये गोरखपुर का पीपल का पेड़, ये
प्रयागराज का ये पेड़, अलग अलग वहाँ पे लिखा गया है ताकि लोगों को जानकारी हो ये पेड़ इतना पुराना फलानी जगह पे लगा हुआ है। जी। तो विरासत वाटिका हमने बनाई है। हमारे यहाँ जैसे एक कहा जाता था, पुरानी परंपरा थी कि अगर आपको ज़िंदा रहना है तो पेड़ लगाइए, पीढ़ियाँ आपको याद करेंगे। हमें पता नहीं होता हम किस पेड़ की छांव में खड़े हैं और इस पेड़ को किसने लगाया है। ये एक सीख मिलती थी पूर्वजों की तरफ से। एक इधर आपकी एक योजना है, एक ज़िला एक वेटलैंड, उसके बारे में क्या है? देखिए, पेड़ लगाने की जो आपने बात कही, हम जो पेड़ लगा रहे हैं वो अपने लिए नहीं, अपने आगे आने वाली जनरेशंस के लिए लगा रहे हैं। जी, जी। आज जो हम खा रहे हैं आम, क्या वो सब पेड़ हम ही ने लगाए? जो हम उनके आम खा रहे हैं हमारे बाप दादों ने लगाए, तो हमारे एंसेस्टर्स ने लगाए पेड़, और अच्छे अच्छे बाग लगाए हैं, उनके फल हम खा रहे हैं, उनकी हवा मिल रही है, उनकी साए में हम बैठ रहे हैं, उनकी छाँव में मिल रहे हैं, और इन पेड़ों से मिट्टी का कटान नहीं होता, वाटर लेवल मेंटेन होता है, हवा ठंडी रहती है। तो ये पेड़ जो हम लगा रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए लगा रहे हैं। वेटलैंड का जहाँ तक है, वेटलैंड हर ज़िले में हमने कोशिश की है कि कम से कम एक वेटलैंड ज़रूर हो। वेटलैंड में झील, बड़ी बड़ी झीलें जो हैं उनको, या बड़े तालाब, उनको हम वेटलैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत सी जगह पे वेटलैंड के अंदर लोग नाले का पानी छोड़ देते हैं और इससे वेटलैंड ख़राब होता है। हमने ये किया है कि हर गांव के अंदर वेटलैंड जो है उसको भी हम सुरक्षित रखेंगे, और हर ज़िले में कम से कम एक, कहीं 2-3 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक हर जगह पे वेटलैंड सुरक्षित रखें। वेटलैंड का हमारा कंसेप्ट ये है, जब बारिश ज़्यादा होती है, नदी में बाढ़ आ जाती, तो बजाय गांव में पानी के उस वेटलैंड में पानी भर जाता है। इस तरह से गांव जो है बाढ़ से बच जाता है। उस वेटलैंड में, और जल स्तर भी बढ़ जाता हो। जी हाँ, और उसका बिल्कुल सही आपने कहा, और ये पानी जो है फिल्टर होकर नीचे जाता है। तो इस तरह से ग्राउंड वाटर चार्ज होता है और हमको पानी 12 महीने मिलता रहता है। और वेटलैंड के अंदर बहुत से वृक्ष, बहुत सी ग्रीनरी डेवलप होती है, और वो ग्रीनरी जो है ऑक्सीजन देती है। वेटलैंड के अंदर लाइफ है, वेटलैंड के अंदर मछलियाँ हैं और हैं, एनिमल्स हैं जो कि वेटलैंड को साफ़ करने में मदद करते हैं। वेटलैंड साफ़ रहता है। तो हमने जो कोशिश की है वो ये, वेटलैंड के अंदर गंदगी ना रहे, वेटलैंड को साफ़ रखें, वेटलैंड के आसपास में पेड़ लगाएं, और वेटलैंड में चिड़ियों के लिए भी पूरा इंतज़ाम हो। क्योंकि आपने देखा होगा जाड़े के मौसम में ख़ास तौर से विदेशों तक से चिड़ियाँ हिंदुस्तान में आती हैं और वो इन वेटलैंड पर रहती हैं, इनकी मछलियाँ का उपयोग करती हैं। और वेटलैंड में हमने ये भी किया है, कुछ जगह बीच में थोड़े से टापू से बनवा दिए हैं ताकि उनको वो अंडे देने में आसानी रहे चिड़ियाँ, और वो सुरक्षित जगह होती है। वेटलैंड में बीच में कहीं टापू है तो वो उनके लिए सुरक्षित जगह होती है। वेटलैंड के पास में पेड़ होते हैं, उनमें चिड़ियाँ अपने रहने का बनाती हैं, और चिड़ियों को वहाँ भोजन भी मिल जाता है। पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, नीम है, बेल है, आंवला है, ताकि फल के पेड़ वहाँ आसपास में लगें। इनको चिड़ियों को वहाँ रहने में, पानी पीने में, भोजन के लिए हर सुविधा उन्हें मिले। इससे दो चीज़ होती है, एक तो वो चिड़िया जो साइबेरियाई चिड़िया आती हैं, वो तो चली जाएंगी मौसम के साथ, लेकिन जो आपने बीच में टापू बनाए हैं वहाँ पे अगर वो चिड़िया जो अंडे देंगी, पैदा होंगे, तो एक तरह से हम विलुप्त चिड़ियाओं को अपने यहाँ पर एक संरक्षण देंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। हम ये चाहते हैं, बहुत सी चिड़ियाँ विलुप्त के कगार पे हैं, उनका संख्या इतनी कम हो गई है, हम चाहते हैं उनका नंबर और बढ़े, क्योंकि बर्ड्स भी बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। हमारी नेचर ने जो भी चीज़ बनाई है, चाहे वो जीव जंतु, चाहे वो पेड़ पौधे हों, या हमारे चिड़ियाँ, आदमी, इंसान हों, सब एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदे के हैं। और चिड़ियाँ जो हैं वो हमारे मनुष्य के लिए बहुत यूज़फुल हैं। आप भी देखिए, चिड़ियाँ जब होंगी तो कीड़े कम होंगे, क्योंकि चिड़ियाँ कीड़ों को कम करती हैं, और कीड़े जो हैं नहीं तो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि मुश्किल पड़ जाएगी। और चिड़ियों से फ़ायदा भी बहुत है। चिड़ियाँ जो हैं बीज खाती हैं और वो बीज को स्प्रेड करती हैं, तो वहाँ पे पेड़ बन जाते हैं, जगह जगह जंगल वहाँ बन जाते हैं। तो चिड़ियाँ जो हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है। जी, बहुत सारे जंगलों के पीछे चिड़ियाओं का योगदान है। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि चिड़िया ने यहाँ फल खाया
और बीज उसने कहीं और फैला दिया और वहाँ पे वो पेड़ निकल आया। अच्छा, बात करते हैं जैसे बहुत सारे वन के कानून हैं या कुछ भी है वो लोगों को नहीं पता होते हैं अवैध कटान के लिए, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या रोक कर रही है। देखिए ऐसा है, हमारा इरादा यह है कि पेड़ कम से कम कटें, लेकिन जहाँ विकास होता है तो वहाँ हमें पेड़ कटवाने भी पड़ते हैं। लेकिन विकास और वृक्षारोपण ये दोनों एक तराजू के दो पल्ले हैं। जी जी। अगर हम विकास के लिए पेड़ काट रहे हैं तो हमें उससे ज़्यादा पेड़ लगाने भी चाहिए। बिल्कुल। जो पेड़ 50 साल 60 साल का है तो नया पेड़ लगाएंगे तो वहाँ पे डेवलप होने में टाइम लगेगा, वो उतनी जल्दी। आपने देखा होगा अक्सर पुरानी सड़कों पर अगर जाएं तो सड़कों के दोनों तरफ पेड़ ऐसे होते थे, सुरंग बन जाती थी, उधर से जाइए तो ऐसी ठंडक लगती थी। कार में भी जाइए, जो एसी में ठंडक नहीं होती वो उन पेड़ के नीचे ठंडक होती थी। लेकिन जब से सड़कें चौड़ी हुई वो चीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन हमारे योगी जी की सरकार ने सड़कों के किनारे पेड़ लगाने में, छायादार पेड़ लगाने में और कई रोज़ में लगाने के लिए निर्णय लिया और उसमें लगाए हैं। बहुत सी जगह पे पेड़ अब पहले के मुकाबले डेवलप हो गए, लेकिन जो पेड़ 50-60 साल में जितना बड़ा हुआ 5-6 साल में उतना एकदम नहीं हो सकता। पेड़ों को टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी पेड़ों की संख्या पहले से बहुत बढ़ी है, ग्रीनरी बढ़ी है। और हम लोग पेड़ों के किनारे, सड़क के किनारे के साथ साथ नदियों के किनारे भी लगा रहे हैं। नदियों के किनारे पेड़ लगाने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो मिट्टी का कटान नहीं आता, और जहाँ पेड़ होगा वो पेड़ मट्टी को रोकेगा और पानी को भी रोकेगा। और जो पेड़ नदी, झील या तालाब के किनारे होगा वो नदी, झील, तालाब सूखेगा नहीं। और जो तालाब के पास में पेड़ होगा, पेड़ नहीं सूखे, दोनों एक दूसरे से पानी की अदला बदली भी करते रहते हैं, दोनों को पानी मिलता रहता है। तो मैं ये कहूँगा ये पेड़ लगाना जो है नदियों के लिए भी अच्छा है, तालाब के लिए अच्छा है, झील के लिए अच्छा है। जैसे आपके पास पर्यावरण भी है, तो पर्यावरण को ठीक करने के लिए क्या वस्तुतः क्या क्या कदम उठाए? देखिए, पर्यावरण को ठीक करने के लिए पहली चीज़ तो हमको ये जानना चाहिए कि पर्यावरण को ख़राब ना करें। पर्यावरण ख़राब करने की कई वजह हैं। एक तो ये कि हमारे ऑटोमोबाइल्स, धूल बहुत उड़ती है, उससे पर्यावरण ख़राब होता है। ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उससे भी पर्यावरण खराब। हम कोशिश ये करते हैं कि अब आजकल आप देख रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं, हमारी बैटरी ऑपरेटेड चल रही हैं, CNG ऑपरेटेड चल रही हैं। बहुत सी जगह पे ख़ास तौर से जब पर्यावरण ख़राब होता है तो डीजल व्हीकल्स रोक दिए जाते हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा होता है। बसेस जो है सब जगह कोशिश ही की जा रही है कि इलेक्ट्रिक बसेस चलें या गैस से चलें। तो पर्यावरण के लिए यही हम लोग कर रहे हैं और लोगों से कहते हैं गंदगी मत करो, सफाई रखो। नगर निगम से कहा गया है वेट स्वीपिंग करें, जब धूल ज़्यादा उड़ रही हो स्प्रे किया जाए ताकि धूल बैठे। और पेड़ लगाने से भी पर्यावरण पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, फ़ायदा होता है, क्योंकि वो मिट्टी उड़ने से रोकता है। जैसे कुछ आपके यहाँ ऐसा कुछ होगा वन विभाग में, अगर कोई को समस्या, जैसे कभी कभी क्या होता है कि घरों में पेड़ निकल आते हैं, बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं और नहीं कटते हैं, और लोगों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि जब तक वन विभाग से परमिशन नहीं लेंगे तब तक वो पेड़ काटे नहीं जा सकते हैं। तो वन विभाग और एक बहुत लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसको बहुत टाइम लगता है। तो कोई ऐसा सिंगल विंडो इंतज़ाम है जहाँ पर आदमी अपने जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी शिकायतें हैं, उनको वहाँ पे करें और जिस पे त्वरित कार्रवाई हो सके? देखिए ऐसा है, जो पेड़ अगर किसी की अपनी टेरिटरी में है, कुछ पेड़ ऐसे हैं लगभग 26 या 27 पेड़ जिनको नहीं काटा जा सकता बिना परमिशन के। इसमें पाकड़ है, बरगद है, पीपल है, नीम है, बेल, आंवला, इस तरह के कुछ पेड़ हैं, वो उस सूची में हैं, उनके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत। लेकिन अगर उसके अलावा कोई पेड़ है तो कोई भी आदमी अपने क्षेत्र से पेड़ खुद काट सकता है। लेकिन जो पेड़ उस सूची में है उनके लिए परमिशन लेना पड़ती है, और परमिशन जो है मिल जाती है। DFO के अप्लाई करिए, परमिशन मिल जाएगी। और अगर किसी के घर के अंदर कोई पेड़ है और उसे दिक्कत हो रही है तो उस पेड़ को काटने के लिए परमिशन दे दी जाती है। लेकिन बहुत लंबा वक्त कभी कभी लग जाता है। देखिए ऐसा है, ये बात आप सही कह रही हैं, कभी कभी लंबा वक्त लग जाता है। हमने कोशिश की है लंबा वक्त ना लगे, और
अगर किसी को किसी पेड़ से किसी को परेशानी हो रही है, क्योंकि हमको उस पेड़ से ये भी देखना है कि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, पेड़ से छाया मिल रहा है, पेड़ से ठंडक मिल रही है, पेड़ से सिर्फ तुम्ही को नहीं तुम्हारे आसपास वालों को भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर किसी के यहाँ कोई पेड़ गिरने का अंदेशा है, कोई पेड़ गिरता हुआ है, तो उस पेड़ को कटवा देना चाहिए, चाहे वो उस कैटेगरी में आता हो जो काटने की इजाज़त नहीं है। उसके लिए हम लोगों के यहाँ परमिशन दी जाती है। अगर किसी श्रोता को इस बात की कोई दिक्कत होती है तो वो वहाँ के डीएफओ से अप्लाई करे, डीएफओ से नहीं हो तो वहाँ के कंजर्वेटर से करे, और फिर भी ना हो तो ऊपर अधिकारियों को लिखे। हम उसकी दिक्कत का ख्याल रखते हुए ऐसे के लिए उनका सहयोग करेंगे। 2 सवाल, एक तो किस तरह से वनों की अवैध कटाई पे रोक लगे, और दूसरा सवाल कि किस तरह से हम पब्लिक को जोड़ें अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत, कि जिससे कि लोगों में स्वतः आए कि हम पेड़ लगाएं और ये पेड़ उनके लिए है ना। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आपका क्या काम चल रहा है, क्या योजना? ये जो आपने कहा ना पब्लिक अवेयरनेस, मोदी जी का नारा एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में नहीं होती। और योगी जी का कहना पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, पेड़ ऐसी जगह लगाओ जहाँ सुरक्षित रहे। और इस बार तो अब जब से मोदी जी और योगी जी ने नारा दिया है तब से आम जनता ने पेड़ लगाना शुरू कर दिया, और पेड़ ऐसे लगाए जा रहे हैं जैसे कोई उत्सव हो, त्योहार की तरह से पेड़ मनाए जा रहे हैं। और नौजवान, छात्र, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, किसान और व्यापारी, डॉक्टर्स, वकील, एडवोकेट, सीए सब लग गए हैं, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, हर जनता, मजदूर सब लग गए हैं पेड़ लगा। हर आदमी कह रहा है भाई पेड़ लगाना ज़रूरी है और पेड़ का बचाना भी ज़रूरी है, एक पेड़ ज़रूर लगाओ। और मोदी जी का नारा जब पेड़ लगाओ तो अपनी माँ को याद कर लेना, ये बच्चों ने दिल कर लिया और उन्होंने पेड़ों को लगाया है, और पेड़ों को सुरक्षित जगह पे लगाया है। और माँ का नाम जब वो याद करते हैं तो अपने आप को एक खुशी महसूस होती है कि हमने एक बड़ा काम किया है, और लोग उन पेड़ों की देखभाल भी कर रहे हैं। हाँ, खास बात ये होती है कि पेड़ लगाना तो आसान है, लेकिन उसके बाद जो उसको देखभाल करना, उसकी सुरक्षा करना और वो बड़ा होता जाए, इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि इसके लिए व्यक्ति की सहभागिता तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ वन विभाग को भी साथ साथ लगना पड़ेगा उन पेड़ों की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वन विभाग ने सभी से कहा है कि जो पेड़ तुमने अपनी माँ के नाम लगाया, एक बार 3-4 महीने बाद जब लगाया है तो जाके देख लेना, अगर और ये मौका लगे तो 1 बोतल पानी ज़रूर डाली आना उसमें। तो बच्चों से ये कहा, नौजवानों से कहा, छात्रों से कहा, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से कहा। और मैं भी जहाँ जाता हूँ तो मैं जाकर ज़रूर देखता हूँ कि मैंने जो पेड़ जहाँ लगाया उसकी क्या स्थिति है, और वहाँ पे थोड़ा पानी अपने सामने खुद अपने हाथ से डालता हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये हमारे योगी जी, मोदी जी का कहना है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। और पेड़ को हम लोगों को सभी को पेड़ बचाना चाहिए, और पेड़ का अवैध कटान नहीं करना चाहिए। हम लोग, जहाँ तक आपने अभी मुझसे पूछा कि पेड़ बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, अवैध कटान को क्या कर रहे हैं, हम अपने यहाँ मॉडर्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट फोर्स कर रहे हैं, ताकि इसका आजकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर पेड़ के ऊपर सैटेलाइट से हमें पता लगेगा कि कहीं पे पेड़ कट रहा है या नहीं, और वहाँ पे तुरंत आदमी पहुँचेगा। इस तरह का इंतज़ाम, इस तरह की व्यवस्था विकसित की जा रही है ताकि अवैध कटान को रोका जाए और तुरंत कार्रवाई हो। बिल्कुल, क्योंकि अगर जंगल रहेंगे तो हम उन जानवरों को भी प्रिजर्व कर सकेंगे जो लुप्त हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी एक घर चाहिए। हम उनके घर में चले जा रहे हैं अवैध कटान करके, और तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे घर आ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेड़ को हम संरक्षित करें, क्योंकि वही हमें आगे जाकर के जीवन देंगे हमारे आने वाली पीढ़ियों को। बिल्कुल सही आपने कहा, अगर जंगल संरक्षित रहेगा, जंगल सुरक्षित रहेगा, तो हमारे वन्य जीव भी सुरक्षित रहेंगे, और वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे तो जंगल भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि अगर वन्य जीव नहीं होंगे तो अवैध कटान रात में भी होगा। अब वन्य जीव रहते हैं, जल्दी किसी की हिम्मत नहीं है, और वन्य जीव बहुत से इनका एनिमल्स इस तरह के हैं जो हरियाली ख़त्म करते हैं, जो हरियाली खाते हैं। कुछ जीव कार्निवोरस हैं जो उनको हर्बीवोरस को कंट्रोल रखते हैं कि भाई इतनी ही रहे, जो हरियाली भी रहे, तुम भी रहो और हम भी रहें। तो इस तरह जंगल के अंदर सभी तरह के एनिमल्स हैं,
हर एक एनिमल की अपनी इम्पोर्टेंस है, हर एक का अपना एक इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है जंगल सुरक्षित रहें, जंगल में अवैध कटान ना हो, जंगल के जानवर बाहर ना निकलें ताकि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट ना हो। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोकने में हम बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए रिजल्ट्स भी आए हैं, लेकिन अभी भी ये काम और ज़्यादा करना है। मतलब जंगल रहें तो मंगल हमेशा रहेगा, जंगल रहेंगे तो हवा पानी सब शुद्ध रहेगा, हम रहेंगे ज़िंदा, आप रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी रहेंगी। और हमें इस बात का यकीन है कि हमारी जो सरकार है और भी बेहतर योजनाएं लेकर के आएगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वन क्षेत्र बढ़ता रहे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन हम फिर चाहेंगे कि आप फिर जल्दी आएँ और बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमें बताएं जिससे कि हमारी जो जनता अपेक्षा कर रही है आपसे, आपकी सरकार से, कि किस तरह से उनकी उम्मीदों पर आप खरे उतरें। तो उसके लिए हम फिर आपको बुलाएंगे। आज हम ज़रूर आएंगे और हम आपके बता दें, हमारे योगी जी की 9 साल की सरकार ने वो काम कराया जो पिछली सरकार ने 50 साल में नहीं कर पाई। इतने पेड़ लगाए, पेड़ की सुरक्षा की, और यहाँ पर वन्य जीव भी बहुत बड़े हैं क्योंकि वन्य जीवों की गिनती होती है। टाइगर्स भी बड़े हैं, लायंस भी बड़े हैं, सारस भी बड़े हैं, तो बहुत बड़े हैं, और डॉल्फिन भी बड़े हैं। आज देश के अंदर जितनी डॉल्फिन है यूपी में सबसे ज़्यादा है। और डॉल्फिन इस बात का इंडिकेटर है कि नदी रीजनेबल क्लीन है। गंगा के अंदर पहले डॉल्फिन नहीं दिखती थी, अब दिखने लगी। ये वो है कि नेचुरल क्लीन है नदी। चलिए, तो आप आए, बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आशा है कि हमारा वन क्षेत्र बढ़ता जाएगा और हम माननीय मंत्री जी को फिर बुलाएंगे फिर सारे सवालों के जवाब के लिए। तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।